तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करते हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के हैंड रिटन नोट्स का फर्स्ट रिवीजन। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तेयम, जिसे हम थेयम भी कहते हैं, किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो वो है केरल की। कौन से राज्य की है? केरल की। तो केरल की अन्य धार्मिक कला शैली भी हम याद रखेंगे, जैसे कृष्णाट्टम और चवेट्टू नाटकामी, ये भी केरल की ही धार्मिक कला शैली है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि बिल्लू पाट जो है वो केरल और तमिलनाडु की धार्मिक कला शैली है। क्या? बिल्लू पाट। और ऐसे ही तालमंडाले केरल और कर्नाटक की। केरल तो यहाँ सेम है बिल्लू पाट में और इसमें, बिल्लू पाट में और तालमंडाले में। और यहाँ बिल्लू पाट किसका है? तमिलनाडु का भी है और इधर तालमंडाले कर्नाटक का है। नेक्स्ट है गुजरात की अन्य कला शैली हैं गरोड़ा और रासलीला, आंध्र प्रदेश की बुर्रा कथा और ओंगू, और उत्तराखंड की है रामायण। क्या? रामायण। नेक्स्ट है उत्सव, जैसे तमिलनाडु में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में चित्राती और थाईपुसम उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे ही केरल में त्रिशूरपुरम और निशांगदी मनाए जाते हैं, और उड़ीसा में राज पर्व और बलि यात्रा, तेलंगाना में बतुकम्मा मनाए जाते हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसी तेलंगाना के भी कुछ अन्य उत्सव हैं, जैसे बतुकम्मा, बोनालू, अलाई वलाई और दुन्नु पोतुला, पांडुंगा, मेघराम जंतारा, नबोगा जतारा। ऐसे ही समक्का और सरक्का जतारा, ये किसके? तेलंगाना के उत्सव हैं। इन्हें इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो जतारा रूट वर्ड याद रखेंगे, किससे संबंध रखता है? वो तेलंगाना से संबंध रखता है। नेक्स्ट है स्पीकिंग ट्रूथ द पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक किसकी है? तो जो पुस्तक है ये, तो वो किसकी है? पी चिदम्बरम की है। किसकी है? पी चिदम्बरम की। नेक्स्ट है टू सेंट्स, ये किसकी पुस्तक है? दो संत, ये किसकी है? अरुण शौरी की पुस्तक है। ऐसे ही इंडिया अनमेड यशवंत सिन्हा की है। नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रमुख बुकें हैं जिनके लेखक हैं और बुकों के नाम हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी की थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, हामिद अंसारी की सिटीजन एंड सोसाइटी, प्रतिभा पाटिल की राइज इंडिया, और शीला दीक्षित की माई टाइम माई लाइफ, और मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। ऐसी मेनका गांधी की है हेड एंड टेल, और कपिल सिब्बल की है आई विटनेस। क्या है? आई विटनेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी इन बुक्स को बहुत पूछता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो वो था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। कितना था? 46 वर्ग किलोमीटर। यानी कि एक वर्ग मतलब ये ऐसे हम समझ लेते हैं, जैसे कोई एरिया है, उसके एक वर्ग में कितने लोग रहते थे? एक वर्ग किलोमीटर में तो 46 लोग रहते थे एक वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे कम किसका था? अंडमान व निकोबार का। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो दिल्ली का है। दिल्ली में 11,297 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। ऐसे ही दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा तो हो गया दिल्ली का, और दूसरे नंबर पे अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो चंडीगढ़ का है, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। अब हमने ये यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ा, सबसे ज़्यादा और कम। और बात करते हैं अगर स्टेट की यानी कि राज्य की पूछी जाए जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा है बिहार का। किसका है? बिहार का। कितना है? 1106 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे पर बात आती है पश्चिम बंगाल का है 1028 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो पहले और दूसरे रैंक पे आ गए। और अगर बात आती है कि सबसे कम राज्य का, कौन से राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल में लवलीना बोरगोहेन किस में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वो मुक्केबाजी की प्लेयर हैं, यानी कि बॉक्सिंग में भारत को प्रतिनिधित्व करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट है इन्होंने, जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने 2023 में गोल्ड जीता था। किस में? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 2021 में इन्होंने खेल रत्न अवार्ड जीता था, और 2023 में एशियन गेम्स में ये ध्वजवाहक बनी थी, यानी कि झंडा फहराया था इन्होंने, ध्वजवाहक जिसे हम कहते हैं। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन बॉक्सिंग में इन्होंने यानी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 किलो की कैटेगरी में, यानी कि 69 किलो की कैटेगरी में। नेक्स्ट है कुछ ये इम्पोर्टेंट दो फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे यूपी के कथक को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। जो कथक है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, उसको हम नटवरी भी कहते हैं। और ऐसी सत्रिया में बोर संगीत का प्रयोग होता है। किसका? बोर संगीत का। नेक्स्ट है
किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक और फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरों से शामिल होता है? तो वो होता है कथकली में। इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप होता है। जो कथकली डांस होता है इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है और ये किसका, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसका नृत्य स्थान यानी कि थिएटर पूछे तो वो कुट्टमपालम है। और इसमें कुल मुद्राएं पूछे कितनी करी जाती हैं तो वो 24 मुद्राएं होती हैं। और इसके श्रृंगार वेशम कौन कौन से हैं तो वो 5 प्रकार के श्रृंगार वेशम होते हैं, जिनमें पहला पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनक्कू होता है। इनमें 2 तरह के श्रृंगार इन्हीं में से नाम दिए गए हैं, खलनायक और नायक। तो इनमें से पूछा जाए खलनायक कौन सा होता है तो वो होता है कथी, और नायक पूछा जाए तो वो होता है पांचा। क्या, पांचा। इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी का एक ओरली मतलब संगीत है। उसमें कितने रंग होते हैं? उसमें 5 रंग होते हैं, जो किस किस चीज़ों से प्रतीक रखते हैं। जैसे लाल रंग जो होता है वो बुराई का प्रतीक यानी बुराई को दर्शाता है। पीला रंग संत और महिला लोगों को दर्शाता है। ऐसे ही हरा जो रंग होता है वो कुलीनता के लिए होता है। और सफ़ेद दाढ़ी जो होती है वो उच्चतर चेतना के लोग रखते हैं। जो मतलब सफ़ेद दाढ़ी, जो लंबी लंबी दाढ़ी कर लेते हैं, वो उच्चतर चेतना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है खेलों का उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो खेलों को बहुत ज़्यादा उद्योगों का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है वो मिजोरम बना है। कौन बना है? मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी पूछी जाए तो क्या है? वो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? तो राष्ट्रीय खेल अभी मैंने बताया कि उद्योग का दर्जा मिला है मिजोरम को, तो मिजोरम में ही विश्वविद्यालय यानी कि पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी है, जो वहाँ बना है। कब बना था? 2018 में। नेक्स्ट है किस वर्ष सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था? जो सांची है हमारा, उसको 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ऐसे ही कुछ अन्य हैं, उनको भी किया गया था। जैसे 1986 में खजुराहो जो एमपी में है उसको, 2003 में भीमबेटका की गुफाएं जो मैंने बताई थी आपको पिछली क्लास में, जो भीम से संबंधित है, महाराष्ट्र के 2003 में उनको सम्मिलित किया गया था। वो कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। और खजुराहो भी एमपी में है, जो यूनेस्को में शामिल हुआ था। ऐसे ही 1984 में महाबलीपुरम की स्मारक जो कि तमिलनाडु में है, उनको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। 1986 में हम्पी यानी कि हम्पी पुरम की स्मारक है जो कर्नाटक में है, उसको शामिल किया गया था 1987 में पटक्कल के समूह को। और 2002 में बोध गया यानी कि जहाँ बौद्ध मंदिर है बिहार में, उसको शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। ऐसी नेक्स्ट है जनवरी 2024 तक स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य बने हैं? तो जनवरी 2024 तक हमारे 189 देश जो है वो विश्व बैंक के सदस्य बन चुके हैं। और 189 में जो बना है वो बना है नौरू। क्या बना है? नौरू देश इसका सदस्य बना है। अब बात आती है जो विश्व बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। ऐसे ही सर्वाधिक शेयर किस देश के हैं? तो वो हैं यूएसए के, यानी कि अमेरिका के विश्व बैंक में सर्वाधिक शेयर हैं। कितने हैं? 16.81%। और अगर बात आती है विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है तो वो है आईबीआरडी। क्या है? आईबीआरडी। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और 1945 में इसने अपना वर्किंग यानी कार्य करना शुरू किया था। और ये किस सम्मेलन के तहत आया था? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक के 5 अंग होते हैं। अगर पूछी जाए कितने अंग होते हैं तो वो कितने? 5 अंग होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीआईएसआईडी। तो इसमें मैंने 2 जो इसके अंग हैं उनकी फुल फॉर्म लिख दी है। जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की फुल फॉर्म है। और बाकी की जो ये 3 रह गई इनको आपको गूगल से सर्च करके खुद लिखना है। और खुद लिखने से मतलब ये है अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नोट्स इसी क्लास से बनाने हैं, ऐसे ही डिक्टो उतारने हैं, क्योंकि खुद से बनाए हुए नोट्स हमेशा याद रहते हैं। उनमें से लगभग 25% हमें खुद बनाने से याद रहता है। तो इनकी मतलब जो फुल फॉर्म है वो आपको खुद लिखनी है तीनों की। और ये विश्व बैंक के कितने अंग होते हैं? 5 अंग, याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किन किन अनुच्छेद मतलब कौन से अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक? तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 61 तक है। इसके लिए एक 40 साल पुरानी ट्रिक है जो हमको याद रखनी है। जैसे पकानिको का द्वयोदशम। अब बात आती है कि
पकानी को का द्वयोदशम है क्या, तो आर्टिकल 52 से 61 तक ही क्या कहता है। तो ये हमने ट्रिक याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो कि 40 साल पुरानी है। पकानी को का द्वयोदशम, जैसे आर्टिकल 52 में पकानी मतलब पकानी से यहाँ पा को लेंगे तो पा का मतलब होता है पद, यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 52। ऐसे ही 53, 54, 55 को हम एलेबरेट करेंगे, जैसे का फॉर कार्यपालिका प्रमुख, निर्वाचन, ना फॉर का फॉर कोटा, का फॉर कार्यालय, यानी कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने समय तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। ऐसे ही पकानी को का द्वयोदशम, दूसरे हम याद रखेंगे दोबारा निर्वाचन, और यो फॉर योग्यता, 35 वर्ष से कम, मतलब कम से कम 35 साल का होना चाहिए। और द फॉर दशाएँ, शपथ, महाभियोग, यूएसओ अर्धनायक प्रक्रिया, यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की वो अपने यूएसए से ली गई है। तो ये 61 तक मैंने आपको ये ट्रिक बता दी, उससे आपको याद रखना है। ऐसी नेक्स्ट है आर्टिकल 71 क्या कहता है, वो कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है क्या, आर्टिकल 71। ऐसे ही आर्टिकल 72 समाधान, आर्टिकल 123 अध्यादेश, यानी 6 महीने 6 वीक का यानी 6 महीने 6 सप्ताह का अध्यादेश जारी होता है, वो आर्टिकल 23 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का बारे में विस्तार किया गया है। ऐसे ही हमने आर्टिकल 52 से 61 तक हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, जिसकी हमने ट्रिक भी याद की, क्या, पकानी को का द्वयोदशम, पकानी को का, इससे आपको याद रखना है। ऐसी बात आती है कि उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 69 तक इलेबरेट किया गया है, उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, उसका निकास और सा से आप थोड़ा और बढ़ा लेंगे, सा से आप पूरा ही ऐड कर लेंगे, शपथ, क्या, उसका निकास शपथ। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, उसका मतलब उसका से ऊ लेंगे, ऊ बताता है उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, सा से सभापति, और का से कार्य, और ना से इसका निर्वाचन, का से कार्यकाल, और सा से समय, और सा से इस वाले सा से शपथ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, आर्टिकल 63 बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 सभापति, यानी राज्यसभा का एक सभापति होगा। आर्टिकल 66 निर्वाचन, ये आपको याद रखनी है, और इस ट्रिक से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा 63 से 69 तक। नेक्स्ट है, भारत में जब उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है, तो संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए उस पर आरोप लगा सकता है, कोई भी सदन। और इसका महाभियोग कितने 5 तरीक़ों से होता है, जैसे अगर ये संविधान का उल्लंघन करता है तो, और इसका जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, और इसका नोटिस 14 दिन पहले देना होता है हमें। और हस्ताक्षर कौन करता है, जो उपस्थित मेंबर हैं उनके 1/4 लोग, यदि 1/4 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस पर महाभियोग लग सकता है। और महाभियोग किस पे लगाता है, यानी कि महाभियोग कौन करता है, एससी के मुख्य न्यायाधीश। और महाभियोग किस पे लगाता, तो लगाता बी रामास्वामी को, ये हमारे राष्ट्रपति थे, उनको ये महाभियोग लगा था, और लोकसभा में ये असफल हो गया था, क्या हो गया था, असफल हो गया था। ऐसे ही आर्टिकल 14 आता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आर्टिकल 14 नहीं, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वो करता है CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश ऑफ भारत की ये नियुक्ति करता है। ऐसे ही हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की, वित्त आयोग अध्यक्ष की, और दिल्ली के CM, यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के CM की, और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य लोगों की नियुक्ति करता है। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति, महान्यायवादी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन सा मतदान कर सकता है, कौन कौन मतदान कर सकता है भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए, तो ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं इसमें। कुल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के लोग कर सकते हैं, जिसमें राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामित होते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। और विधानसभा जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा भाग ले सकती है इसमें। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसका मेथड क्या है, एकल संक्रमणीय मत। इसमें 2 तरीके के बैलेट पेपर दिए जाते हैं, कितने तरीके के, 2, जिसमें एक ग्रीन बैलेट पेपर होता है और एक पिंक बैलेट पेपर होता है। और इसमें कम से कम 50 सांसद और 50 अनुमोदक होते हैं, जिसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको ग्रीन बैलेट पेपर दिया जाता है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको पिंक बैलेट पेपर दिया जाता है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको वोट डालने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है
कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और जो हमारे कौटिल्य थे उनके अन्य नाम थे विष्णुगुप्त और चाणक्य। और इनका जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका विषय क्या है? उसका विषय राजनीति पर आधारित है इनका अर्थशास्त्र। और जो हमारे कौटिल्य थे विष्णुगुप्त और चाणक्य, जिनको हम भी ये भी नाम देते हैं, तो इनके शिष्य कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और कल्याण का त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वो की अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद कई लाखों लोगों की हत्या होने के बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म में ये शामिल हो गए थे। तो इन्हीं इसीलिए इन्हें बहुत चर्चित माना गया है। नेक्स्ट है कि जो मौर्य वंश के संस्थापक मैंने अभी आपको बताया कौन है, मौर्य वंश के हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठा मौर्य वंश के। और मगध साम्राज्य के ये कुछ वंश थे, जैसे हर्यक वंश मैंने कल ही बताया आपको, हर्यक, शिशुनाग, ऐसे ये मौर्य वंश था। तो जो अशोक थे हमारे, उनका जन्म 304 BC में हुआ था और इनका शासनकाल 269 से 232 BC तक चला। और उनकी माता का क्या नाम था? शुभदांगी इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जर अभिलेख में इनका नाम उल्लेख हुआ है। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश का है और इसमें मास्की, उदयगोलान और नेटूर, ये गुर्जर अभिलेख में ही इसका संबंध है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख थे, वो कितने कितने थे? तो जो गुहालेख थे वो थे 3, स्तंभलेख 7 और शिलालेख थे 14। ऐसे ही जो अशोक के अभिलेख थे उनको किसने खोजा था? उसको खोजा था टी पैंथलन ने, टी पैंथलन। और अगर बात आती है अगर इन्हें पढ़ा गया किसने, तो उनको पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। कब पढ़ा? 1837 में। और टी पैंथलन ने खोजा 1750 में। नेक्स्ट है कि जो अभिलेख हैं जैसे अहरोरा, सारनाथ, ब्रह्मगिरी, गिरनार, तो ये कहाँ कहाँ है? तो अहरोरा का अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में है, सारनाथ का भी उत्तर प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गिरनार गुजरात सौराष्ट्र में है, कालसी उत्तराखंड, धौली और जौगढ़ उड़ीसा, और एरागुड़ी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध विवरण हमें ज्ञात होता है किससे? 13वें शिलालेख से, यानी कि 13वें शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का विवरण है, यानी विस्थापन है। और जो कलिंग था उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी तौसली। और 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा था किसने? अशोक ने। जब गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष इन्होंने ये कलिंग युद्ध लड़ा था। और किस नदी पर? दया नदी पर। और किस किस के बीच हुआ था? अशोक और पद्मनाथ के बीच हुआ था। और वर्तमान में ये जगह कहाँ है? उड़ीसा में। और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो वो यहीं से कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। नेक्स्ट है, इनका जो सेकंड अभिलेख है वो दक्षिण राज्यों के बारे में बताता है। दक्षिण राज्य यानी कि भारत के जो दक्षिण राज्य थे यहाँ, ये इन राज्यों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, अधिकारी। तो उस समय के एग्रोनोमी अधिकारी को किन किन चीज़ों में मतलब उनको अधिकारी बनाया गया था? तो बनाया गया था मार्ग निर्माण, कृषि और नदी से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी और उनका जो अधिकारी होगा उसका एग्रोनोमी। ऐसे ही सीताध्यक्ष कृषि अधिकारी होता था, पुरोहित मुख्य पुजारी होता था, और धर्माधिकारी न्याय अधिकारी होता था, और एरिस्टोनोमी व्यापार का अधिकारी होता था। ये अधिकारियों के कुछ नाम हैं उनके, जिनके नाम मतलब ये पद हैं और ये किनसे संबंधित थे, ये उनके बारे में है। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। और इंडिका कौन से मतलब मौर्य प्रशासन के बारे में बताता है, और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत है जो हमारा, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत। और ये किन किन राज्यों में फैली हुई है? तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। और जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है वो दिल्ली की रायसीना हिल्स पर ही बना हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो रायसीना हिल्स पर दिल्ली की पे बना हुआ है। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील केरल में है।
और भारत की सबसे लंबी झील है। कितनी लंबाई है इसकी? 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐसे ही कुछ अन्य राज्यों की झीलें पढ़ेंगे, जैसे तमिलनाडु की पुलिकट और सेलावरम, आंध्र प्रदेश की कोलेरू, कर्नाटक की बेलांदूर, तेलंगाना की हुसैन सागर और नागार्जुन, महाराष्ट्र की लोनार और पोगोई याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही राजस्थान की जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला, उत्तराखंड की भीमताल और राकसताल, हिमाचल प्रदेश की रेणुका और चंद्रताल, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट है होलेनगल जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? तो वो करती है तमिलनाडु वो कावेरी नदी। होमेनगल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। ऐसे ही शिव समुद्रम जलप्रपात एशिया का पहला जल विद्युत गिरह बना है, इसी पर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 में बना है, एशिया का पहला जल विद्युत गिरह। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो 455 मीटर का है, कुंचिकल। और कहाँ है? बाराई रिवर पर। बाराई रिवर पर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की एकमात्र गोमुख चापाकार और छाड़न झील, तो वो कौन सी है? चालकुड़ी झील है, जिसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। और कहाँ है ये? केरल में है। कहाँ है? केरल में। और भारत की सबसे बड़ी चापाकार झील पूछी जाए तो वो कहाँ है? कांवर झील है। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? जैसे गोवा में है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे कर्नाटक में दांदेरी वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ तक? कर्नाटक में दांदेरी वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में किसली, गुजरात में खिजड़िया। गुजरात में कौन सा है? खिजड़िया। ऐसे ही जो गुजरात का एक कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही महाराष्ट्र में बोर, ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बोर। और छत्तीसगढ़ में बारन बापारा, असम में पोबितोरा, आंध्र प्रदेश में है कोरीगा, उड़ीसा में गायर माता जो कछुआ के लिए है, ओलिव रिडले, ये भी कछुआ के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख पुस्तक लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे रघुराम राजन की कौन सी पुस्तक है? तो रघुराम राजन की है आई डू व्हाट आई डू और थर्ड पिलर, ये रघुराम राजन की पुस्तक है। उनके लेखक हैं रघुराम राजन। और ऐसे ही दुब्बुरी सुब्बाराव, हु मूव्ड बाई इंटरेस्ट रेट, अरिजित पटेल की कौन सी है? ओवरड्राफ्ट और इमर्जिंग इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस अधिनियम के दायरे में आता है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1934 के अधिनियम के तहत इसके दायरे में आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई एक्ट आए थे, जैसे हम याद करेंगे बैंकारी विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2006, सरकारी प्रतिभूति विनियमन एक्ट 2006 में आया। नेक्स्ट है भारत सिक्का एक्ट कब आया? 2011 में आया। और पीएसएस एक्ट 2007 में, और पीएसएस रेगुलेशन एक्ट 2008 में। पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यानी कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, एफएसआर जिसे हम कहते हैं, वो कौन प्रकाशित करता है? तो करती है आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आया था। और लास्ट बार कब आया था? तो जून 2023 में आया था, वो जो कि 27वां एफएसआर था, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट था। ऐसे ही सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। और इसका एक्ट कब आया? तो 1988 में आया था। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस शिव सुब्रमण्यम रमन है इसके अध्यक्ष। और इसका मुख्यालय कौन सी जगह है? यानी कि सिडबी का मुख्यालय पूछा जाए तो वो है लखनऊ में। नेक्स्ट है सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। उसका मुख्यालय है मुंबई में, सेबी का। और एक्जिम का पूछा जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई में है लगभग। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को। एक्जिम की फुल फॉर्म में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात आती है नाबार्ड, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982
82 में, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है, वो है मुंबई में। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3.10 मीटर पर सेकंड, और इसे अगर किलोमीटर पर सेकंड में देखें तो 299 792.458 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है रोमर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है, तो रोमर पैमाने द्वारा टेम्परेचर को हम नापते हैं रोमर द्वारा, तो ये तापमान को नापने का एक यंत्र है रोमर। और इसमें हमें एक फार्मूला याद रखना है, अगर रिलेशन पूछा जाए तो C/5 और F-32, यानी कि जो C है यहाँ डिग्री सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट और R रोमर को दर्शाता है। तो इनका ये तीनों का रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे अगर डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया जाए तो उस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे C की जगह 100 की वैल्यू रखेंगे और इसको हटा देंगे तो इन दोनों के बराबर यहाँ से F की वैल्यू निकल आएगी और हम इसको बता देंगे। नेक्स्ट है कौन सा एसिड मानव मांसपेशियों को थकान के लिए जिम्मेदार है, तो लैक्टिक एसिड मानवीय मांसपेशियों को थका देता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है चांदी, जिसे हम Ag कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं। ये बात सत्य है कि जब जो चांदी की वस्तुएं हैं वो हवा में आती हैं तो काली पड़ जाती हैं। तो हवा में किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये सल्फ़र के साथ अभिक्रिया करती हैं, और जब Ag2S के साथ यानी कि सल्फ़र के साथ प्रक्रिया करता है तो ये काला रंग बढ़ जाता है इसका, किसका, चांदी का। नेक्स्ट है लीवर, लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, तो बाई जूस का प्रोड्यूस करता है, यानी पित्त का उत्पादन करता है, और लीवर को हम यकृत कहते हैं हिंदी में। जैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है क्या, लीवर, और लीवर में अमोनिया और यूरिया होती है, क्या होती है, अमोनिया और यूरिया। नेक्स्ट है चार चैम्बर, जो चैम्बर होते हैं वो हार्ट यानी कि दिल में होते हैं, हृदय में 4 कक्ष किन किन के हैं, तो जो पक्षियों के और मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, और ऐसे ही शार्क के में 2 होते हैं और छिपकली के में 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में। नेक्स्ट है अध्ययन, माइकोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जो फंगाई का अध्ययन यानी कवक का अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी, और प्रोटोजोआ को माइक्रोबायोलॉजी, और जीवाश्म का अध्ययन को हम पैलेंटोलॉजी, और छिपकलियों को सोरोलॉजी कहते हैं। जब इनका अध्ययन करते हैं तो इनको ये कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे ही शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, पुष्प को एंथोलॉजी, कीट को एंटोमोलॉजी, फल को पोमोलॉजी, और वृक्ष और झाड़ियों को डेंड्रोलॉजी, और सरीसृप के अध्ययन को हर्बेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ये इनके अध्ययन याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आते हैं पेपर में, किसी ना किसी सेट में ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। और पिछले जो UPSC का C सेट था उसमें वृक्ष और झाड़ियों के पूछे गए थे, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है तेलंगाना का एक पांडुपुला गुट्टा है जिसको भू विरासत घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है, भू विरासत। और जो पांडुलंगा गुट्टा है ये एक पत्थर है मध्यकाल का, इसका मध्यकाल का, इसको भू विरासत घोषित किया गया है तेलंगाना का को। और ऑपरेशन इस्माइल एक्स जो है वो तेलंगाना में पुलिस ने चलाया है, तेलंगाना पुलिस ने, जिसमें 3479 बालकों को मजदूरी से मुक्त किया गया है। यानी कि मजदूर बालक होते हैं जो बहुत छोटी उम्र में मजदूरी करने लगते हैं, तो तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन इस्माइल एक्स चलाया जिसके तहत 3479 बालकों को मजदूरी मुक्त कराया गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट हमें याद रखने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें क्या है, जो CCTV के द्वारा अपराधियों पर नज़र रखी जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जारी किया है त्रिनेत्र 2.0। और इसका नारा क्या है पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऐसे ही देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति कब आई थी, तो वो आई थी उत्तर प्रदेश में। आदि योगी शिव की 24 फीट की मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो बनाई जा रही है नोएडा में। और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा, तो वो करेगा भारत। और भारत मोबाइल यूजर्स में दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि जो हमारा भारत है इंडिया, वो मोबाइल पर अपना समय बिताने में दूसरे नंबर पर आता है। और हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है, तो वो मिला है प्रभास वर्मा को। और जो
2022 में मिला था, वो शिव शंकरी को मिला था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991 में हुई थी, और पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था, जिसके तहत 15 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है होमवर्क के लिए, आपको लास्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान भारत की कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो आपको इसको गूगल करना है या कैसे भी करके इसका आंसर लिखना है। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और कुछ लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल का, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी, और उसका लिंक मैं बायो में या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।